मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि इस जंग के रोकने की कोई सूरत आपको नजर आती है? क्या हो सकता है? देखिए, जंग जो है वो सिर्फ एक मुल्क का मफाद है इस जंग में, और एक मुल्क की सर्वाइवल जुड़ी है इस जंग को जिंदा रखने में, और वो है इजराइल। और इजराइल आज से नहीं, जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है तब से उसकी ये कोशिश है कि किसी तौर वो अमेरिका को इस जंग में घसीट ले, चाहे वो एम्बेसीज पे अटैक, इजराइल इरानियन एम्बेसीज को अटैक करता है ताकि फिर ईरान रिटेलिएट करे और अमेरिका उस रिटेलिएशन के बाद पुश बढ़ाई के लिए वहां आ जाए। ऐसा अब तक नहीं हुआ क्योंकि दोनों मुल्क स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं। ईरान भी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और अमेरिका भी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है। अब के भी आपने देखा कि पहला स्टेटमेंट ये आया कि यूनिलैटरल अटैक है, हमारी सपोर्ट से नहीं हुआ है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट है जो ये है कि आप सब बंदियां देख रहे हैं ना, आपको वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ खबरें जो है वो कंफर्म्ड हैं, कुछ अनकंफर्म्ड हैं, लेकिन जो दुनिया में शवबंदी हो रही है वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। और ये शवबंदी समझिए मिरर इमेज है उस शवबंदी का जिसको हम न्यू कोल्ड वॉर कहते हैं। और देखना ये है कि ये न्यू कोल्ड वॉर डिटर्मिन हो जाएगी इस कॉन्फ्लिक्ट से। ये बात अहम नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा या छोटा चलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि लंबा ना ईरान सस्टेन कर सकता है ना इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा सस्टेन कर सकता है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर जो शवबंदियां हैं और कौन किसके साथ खड़ा है ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ एक्सपोजर्स भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीरिया में रिफ्यूलिंग हुई इजरायली प्लेन्स की, दिस वाज अनहर्ड ऑफ। अच्छा। और जाहिर इसका मतलब है कि जो सीरिया में आपने पूरी चेंज देखी उसके पीछे इजराइल और अमेरिका दोनों का हाथ था। बावजूद जिस शख्स को लाए हैं उसमें सवालिया निशान था। तो बहुत सारे एक्सपोजर्स जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, मेरा ख्याल कि ईरान को अमेरिका अंडर करता या इजराइल अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि ईरान ने तो ये तैयारी दिहाइयों से की हुई है। उसकी पहली कोशिश ये थी कि जंग को अपनी दहलीज से दूर रखे, तो प्रॉक्सीज का उसने एक नेटवर्क बिछाया। इजराइल इसलिए इस वक्त शेर हुआ है क्योंकि उसने वो प्रॉक्सीज के नेटवर्क को तबाह कर दिया, हिजबुल्लाह को वीकन किया, हमास को वीकन किया, हुटीज को काउंटर किया। तो अब उसको लगता है कि वो जंग को ईरान की दहलीज पे ले जाकर ईरान में regime change जरूर ला सकता है। अब इट्स अ बैटल ऑफ विट्स, इट्स अ बैटल ऑफ विट्स, इट्स अ बैटल ऑफ विल्स। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान लेट गो करेगा, और मुझे लगता है कि ईरान के साथ जो है वो आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे रशिया भी, चाइना भी, नॉर्थ लेकिन डॉक्टर साहब, जो अभी अभी हमने देखा है, मैं दो हवाले दूंगा। एक गजा के हवाले से, वहां पर हमने देखा कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक ही जगह तक रहा। दीगर ममालिक सफारती लिहाज से तो ज़ाहिर बात है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई वैसे हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। इसी तरह रशिया यूक्रेन के अंदर भी जो है वो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रशिया यूक्रेन के अंदर भी सपोर्ट है, लेकिन ये कि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो कोई नहीं जो है वो जाता। यहाँ पर भी आपको लगता है यही रहेगा, ये चीज़ें ईरान और इसराइल के दरमियान ही रहेंगी, या फिर आप एक बिगर इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं पर देख रहे हैं? क्योंकि ईरान बार बार ये थ्रेटन कर रहा है कि हम जो यूएस इंटरेस्ट हैं या जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ईरान तो जाहिर है क्योंकि एसिमेट्री ऑफ पावर है, इसलिए वो अपनी तमाम ऑप्शंस ओपन रखेगा। बशमूल इसके अमेरिकन को टारगेट किया जा सकता है, बशमूल इसके कि सी लेन्स को बंद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो एक मेजर डिफरेंस है कि कन्वर्जेंस, ईरान में कन्वर्जेंस आपको नजर आएगी क्योंकि रशिया के साथ चाइना की कन्वर्जेंस थी यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट में। ये बात तो आपको वाज़ेह तौर पे पता है। और इनफैक्ट आप ये सोचिए कि अमेरिकन के लिए एक फ्रंट ऑल खोलना कितना मुश्किल है, क्योंकि गजा की सूरत हाल तो काबू में, लेकिन और ये नया फ्रंट, मैं राशिद साहब, ये एक लीगल
ट्रम्प अपनी जी होम फ्रंट डॉक्टर साहब जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं एक लीगल पॉइंट है जरा राशिद साहब से जरा उस पर बात कर लूँ। राशिद साहब, हमने देखा कि ये जो हवाला दिया जाता है कि अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और किसी और मुल्क से ओरिजिनेट हो रही है तो आप उसके खिलाफ जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है यही वो प्रिंसिपल है जिसको भारत ने भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ और इसराइल ने भी किया, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पहले ये सुपर पावर्स तक था, लेकिन अब ये जो दूसरे मुल्क हैं ये भी इसको, इस असूल को इस्तेमाल करते हुए, इसको बयान करते हुए जो है वो ये काम करना शुरू हो गए। आपके ख्याल में क्या इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है या फिर ये आइसोलेटेड एग्जांपल्स हैं इंडिया और इसराइल जो इस तरह से कर रहे हैं, या इस कानून का या इस राइट का हवाला दे रहे हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस किस्म की अगर सिचुएशन हो तो आप दूसरे मुल्क पे हमला कर दो। उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, आईसीजे बैठी हुई है, पहले मुमालिक उस पे जाते हैं। अब अगर इस रीसेंट वाक़े में देखें तो जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का जो आर्टिकल 2 है वो बड़ा इसमें वाज़ेह है। वो ये कहता है कि आप किसी की इलाकाई सलामियत पे हमला नहीं कर सकते, आप उन पे इस तरह अटैक नहीं कर सकते। अगर कोई इशू है तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए। जैसे इसराइल ने ये कहा था कि वो बम बना रहे हैं, ईरान बम बनाने के बिल्कुल पास है, एटॉमिक जो पावर हासिल करने के बिल्कुल पास है। अगर इस किस्म की सिचुएशन थी तो उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए था, उस पर बहस होती, उसके बाद बातचीत होती। ये डायरेक्ट अटैक जो है ये ईरान को हक देता है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर के उसको अटैक को जवाब दे सकते हैं, जो कि ईरान दे रहा है और लीगली दे रहा है। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। अब लीगली ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। इसमें अगर ब्रीच की है तो इसराइल ने की है, उसने उससे सारे आर्टिकल की, सारे जिनेवा कन्वेंशंस की ब्रीच की है, जिसकी वजह से, जैसा मैंने पहले कहा कि जी कोई भी मुल्क उसको उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह ओपनली पहले इसराइल की सपोर्ट थी। हाँ, आसपास जो पड़ोस में प्रॉक्सीज जो उसकी मुतासर हुई हैं उसकी वजह से वो बुनियादी तौर पर ग्राउंड से कुछ सपोर्ट ले रहा है, जॉर्डन से ले रहा है, सीरिया से ले रहा है, बट खुल के कोई भी इसमें सपोर्ट नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि सऊदीया ने इस पे मुकम्मल तौर पे एक बयान दिया है कि इस अटैक के खिलाफ। उसके अलावा यूएई ने इसकी मजम्मत की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हो सकता है वो खुल के ईरान की सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन यही बहुत है कि उन्होंने पहली दफा इस किस्म के बयान दिए हैं। इंडिया ने नहीं दिया क्योंकि इंडिया की ऑब्वियसली ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। जैसे आज शंघाई में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वो उसकी मजम्मत, जो ईरान पे अटैक हुआ उसकी वो मजम्मत करेंगे। हालांकि ईरान के हमेशा इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इस पूरे जो सिचुएशन है उसमें एक और क्लियर रिफ्ट नजर आती है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका एज वेल। अब उसमें रशिया के पास चांस है, चाइना के पास चांस है अपनी बर्तरी साबित करने का आलमी तौर पे। और मैं ये समझता हूँ कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे ईरान को आगे चल के। राशिद साहब, जरा मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस जरा यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, ट्रांसमिशन जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।